दोस्तों, आज मैं ये पेगासस को लेकर कुछ बात करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ नए सिरे से कहना शायद इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पिछले 7 साल में एक के बाद एक जो परत खुल रही है, वर्तमान शासन का चेहरा हमारे सामने इतने स्पष्ट रूप से आ गया है कि उसको अगर आप देखना न चाहे तो ही नहीं देख सकते। और पेगासस के जो प्रवर्तक हैं, इनकी ओर से ये जो अभी अभी खबरों का खुलासा आया है इन दिनों में, इन कलाकों घंटों में, सो तो ये है कि दे हैव ऑलरेडी वार्न दैट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इसका मिसयूज हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर शासन, इसके पास एक इंटेलिजेंस का अपैरेटस होता है और वो करते हैं। बट इन ए डेमोक्रेसी आपको एक पार्लियामेंट्री निगरानी और कुछ एक प्रकार से इसका ख्याल रखना कि दुरुपयोग न हो, ये एक बड़ा दायित्व बनता है। लेकिन जिस प्रकार के नाम खुले, इससे जो ख्याल आता है सो क्या आता है, इससे दो ख्याल आते हैं कि ये जो पार्टी इन पावर है वो ऑपोजिशन के बारे में और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के बारे में शासन है और सतर्क रहना चाहती है, बट एट द सेम टाइम अपनों पे भी उनको निगरानी की ज़रूरत लगती है। ये निगरानी तो बड़ी माइल्ड टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब मेरे हिसाब से दो हुए। एक तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक पार्टी और उस पार्टी में भी एक फोकस या एक लीडरशिप या एक छोटा कुनबा, इसके लिए सारी की सारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, किसी भी शासन के समय आप कह सकते हैं, लेकिन इस शासन के लिए ज़रा अंडरलाइन करके और ज़्यादा जोर लगा के कह सकते और कहना चाहिए कि ऐसा करते वक्त उसके पास अपना एक आइडियोलॉजिकल सैंक्शन होता है। हिटलर के साथ कितने काफ़ी युवजन जोड़ गए थे जो आदर्शवादी थे, भावनाशील थे। ऐसा नहीं था कि हिटलर के ज़माने में भी इस युवजनों को चेताया नहीं गया कि भाई आप क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट ऑल सेड एंड डन, वो इतने भावनाशील और आदर्शवादी थे कि हिटलर ने जो एक भाव विश्व की एक आबोहवा बनाई, उससे उसमें घसीट गए अपने को, और फिर अपने हर दुष्कृत्य को वो एक राष्ट्र के लिए किया हुआ काम ऐसा मान के चले। हर दुष्कृत्य को राष्ट्र के लिए किया हुआ एक काम ऐसा मान के चले और उसमें भागीदारी के लिए उनके दिल में खटक पैदा होने के बजाय एक प्रकार से आत्मगौरव की भावना बनी। अब देखिए आप, गोलवलकर की किताब जो जो काफ़ी दशक तक संघ परिवार में बाइबल की तरह पढ़ी गई, रटी गई, उसमें हिटलर के लिए कितनी प्रशंसा है। उसने जिस प्रकार से राष्ट्र खड़ा किया, इन अदर वर्ड्स जो राष्ट्र खड़ा किया वो तो क्या था, वो राष्ट्र जो खड़ा किया वो बेसिकली तो यहूदी द्वेष पर, बल्कि यहूदियों को मारने पर बना हुआ था। उनकी मौत से उनकी राष्ट्र भावना बनती थी। तो गोलवलकर हैज प्रेज्ड in his book
कि भाई ये कैसे एक राष्ट्र को हिटलर ने उठाया और बढ़ाया। तो अब आज वो किताब ऑफिशियली इसमें से सब निकल गया है, और ऑफिशियली वो किताब भी इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, बट ऑल्सो इंटेंडेड संस्कार तो वही है। तो आप देखिए कि यहाँ भी इनके लिए जो काम करते होंगे इंडिपेंडेंट लोग देश के, मतलब यू आर नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के दिए जिसको ये ऑर्डर दिया गया पेगासस को, ये काम दिया गया, वो सब में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस फेयर एंड अनफेयर का विवेक कर भी पाते, बट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल पॉइजन आज इनको ये सब राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। और जो राष्ट्र के अधिनायक है आजकल, वो अपने 2-3 लोगों को ख्याल में रख के इसके इर्द गिर्द ये इंटेलिजेंस का सब व्यवहार चलाना, इसमें जा रहे हैं। तो ये आज कहा जाता है, एक मायने में ठीक ही है, कि ये भारत के राजकारण में एक वाटरगेट मोमेंट है। वाटरगेट मोमेंट आप जानते हैं, ये अमेरिका में निक्सन के ज़माने में ये स्कैंडल बाहर आया, और उस वक्त हालांकि 73-74 में जब इमरजेंसी के बादल मंडरा रहे थे, पीयू मोदी ने कहा था कि इफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज इट्स वाटरगेट देन वी हैव आवर फ्लडगेट्स। मिसेस गांधी है फ्लडगेट्स, बट मिसेस गांधी या उनकी सरकार, इसने जो भी जासूसी तंत्र खड़ा किया हो, जो भी एक पैरेलल पावर सेंटर खड़ा किया हो, इसमें आप यू कैन एट वन सी के पर्सनल पावर की एक ये है। इसमें क्या है कि पर्सनल पावर एंड और तथाकथित राष्ट्रभक्ति, ये दोनों की एक मिलावट इनके परिवार में। अच्छा, ये लगता है ऐसा कि हमारे यहाँ भी पेगासस कार्यरत है और कुछ अवरोध हो रहा है। अब इसको क्या कहेंगे? तो पेगासस और नो पेगासस, वाटरगेट और फ्लडगेट, जो भी आप कहें, इन वन लाइन मैं इसे ये समराइज करूंगा कि इंडिया हैज बीन टर्निंग इनटू अ पोलिस स्टेट। अब आप देखिए, ये मालवेयर की बात आई, पेगासस की बात आई, तो अगर आप मालवेयर की बात, वॉशिंगटन पोस्ट का लेटेस्ट रिपोर्ट, फिर ये पेगासस की बात, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स, ये सब देखिए, तो इन द लाइट ऑफ इट आपको लगेगा कि भीमा कोरेगांव के जो 16 लोगों का केस है, वो कैसे खड़ा किया गया होगा। अब सारा केस महाराष्ट्र की लोकल पुलिस के कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस के पर खड़ा हो गया है, जो आप कहीं भी उसको प्रमाण नहीं दे सकते हैं। बेसिकली उसको आप ये कोई पुरावाबद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चलता है। तो ये इस प्रकार से एक पुलिस और पुलिस की सर्वेलेंस बैक इन 1984 के ज़माने में, हम ऑरवेल की बात जो पढ़ते थे, एंड द बुक वाज ऑब्वियसली रिवाइव्ड इन 1984, जो उसके शीर्षक के कारण। एंड ऑरवेल हैड ऑफ कोर्स, एज यू नो, हैड एन इंडियन कनेक्शन, का जन्म ही भारत में हुआ था। तो जॉर्ज ऑरवेल ने जो एक बिग ब्रदर इज वॉचिंग,
ऐसी एक बात बताई थी उसमें, तो ये आज उसमें एक बात और जुड़ गई है। नॉट ओनली दैट बिग ब्रदर इज वॉचिंग, लेकिन बिग ब्रदर ये आपके नाम से जो गुनाह आपने नहीं किया है वो लिखता भी है, लिखवाता भी है, और फिर सारे केस को इस प्रकार से स्थगित करके आगे बढ़ाता है। अभी मुंबई हाई कोर्ट ने रिमार्क की, और भी हाई कोर्ट रिमार्क करती है। अभी मुंबई हाई कोर्ट ने रिमार्क की कि आप अंडर ट्रायल्स को या बिना काम कितने साल ऐसे ही रखेंगे। फिर एक अच्छा ऑब्जर्वेशन भी किया कि लाइट टू लीगल रेमेडी एंड स्पीडी एक्सरसाइज ऑफ जस्टिस, ये इनका फंडामेंटल राइट है, तो कितने साल तक आप इनको रखेंगे। अरे भाई, ये आपको ऑब्जर्वेशन अपनी जगह है, बट जिस प्रकार से एक फ्लिम्जी एफआईआर को मान के कोर्ट तक काम चल जाता है, और जिस प्रकार से लोकल लेवल पर पुलिस इरिस्पॉन्सिबली अपने राजकीय आकाओं के हिसाब से काम करती है, तो अब हम एक सर्वेलेंस स्टेट है, एक पुलिस स्टेट है। वी हैव इन स्पाइट ऑफ इलेक्शंस, अब इलेक्शंस में भी क्या होता है आप देखिए, ये पिछले चुनाव में हमारे ख्याल में आया था, अगले चुनाव में भी ख्याल में आया था कि आप ईवीएम में क्या करामत है कि जितने वोट डाले जाते हैं उससे ज़्यादा निकलते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? और फिर भी मानो चुनाव होते हैं, कहीं कहीं नॉन बीजेपी फतेह भी होती है, फाइन, बट ऑल सेड एंड डन, ये चुनाव किस प्रकार के हो रहे हैं ये तो आपने आप जिसको अभी सर्वेलेंस में रखा गया, जिसका नाम अशोक लवासा, आई थिंक वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स उस वक्त जो थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक चुनाव का बाय एंड लार्ज एक फसाड है। मैं कोई लोक विश्वास या अनास्तिकता से प्रेरित होकर बात नहीं करता हूँ, मैं एक वास्तव दर्शन से आपके सामने रखता हूँ कि ये चुनाव जो एक फसाद की तरह चल रहे हैं, तो चुनाव होते हैं, सरकारें आती है, कहीं कहीं जाती भी है, फला लोग परमानेंटली रह जाते हैं, तो चुनाव की एक प्रक्रिया तो चलती है, बट इट्स ए बट तो चुनाव होते हैं, सरकारें भी आती है, कोई जाती है, कोई रुक जाती है, बट ऑल सेड एंड डन, irrespective of elections and election results, ये अपने राजकीय जहन में, इन द बॉडी पॉलिटिक, कुछ एक ऐसा विष भूल गया है जिसके एंटीबॉडीज हम डेवलप नहीं कर पा रहे, और ये विष कितने हद तक घुलता जा रहा है उसका एक ताज़ा नमूना ये पेगासस का प्रकरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोगों के बीच सतर्कता की, विजिलेंस की एक लंबी लड़ाई लड़ते रहना होगा। शायद we are ordained, we are chosen कि भाई आपको ये लड़ाई लड़ना है। सुखिया सब संसार, जागे और खावे या सोवे और खावे, जो भी हो, और दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। लेकिन हमारा रोना कोई हताशा का रोना नहीं है, हमारा रोना एक आवाज है,
एक आर्त अंतर की आ है, पुकार है कि हम जिसने स्वराज हासिल किया ऐसी एक प्रजा है, और स्वराज हासिल करने के बाद उसको निभाना और उत्तरोत्तर स्वराज की शुद्धि और पुष्टि करते रहना, ये दायित्व हमें जो इतिहास की प्रक्रिया ने दिया है, उस दायित्व का निर्वहन करना, ये संकल्प हमारा पेगासस जैसी चैलेंज से, और ऐसे ये हमने कहीं सोचा नहीं था और वैसे ही आ गया ऐसा तो है नहीं। ये अभी जहाँ ये दिव्य भास्कर पर जो कार्रवाई हो रही है, आप जानते हैं कि ये गुजरात में जो स्नूप गेट चला था, उसकी बात उसने अपने वेबसाइट पर रखी, हालांकि फिर डिलीट की। तो फिर अगर ये तो भारत सरकार का जो सारा एक एनफोर्समेंट का मामला होता है, ये एक बड़ा उसके पर उसने जुमला किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आईटी के सवाल नहीं होते वगैरह, ऐसा मेरा कोई कहना नहीं है। मेरा केवल यही कहना है कि ये सवाल इनका आज का नहीं है, एक अखबार का नहीं है, एक अखबार ग्रुप का नहीं है, हर अखबार ग्रुप का, हर बड़े कॉरपोरेट संस्थान का ऐसा होता हो। बट यू सिलेक्ट एक चौक्कस कारण से, चौक्कस समय पर, चौक्कस संस्थान पर आप जाएंगे। तो ये एक जो जमहूरियत सिवाय जिसकी कोई और चालना है, ऐसी शासकीय जो मंडली है, टोली है, उसके जरिए आज देश चल रहा है। जो जैसे इमरजेंसी के ज़माने में तो हम, और आप जानते थे कि भाई संविधान के हिसाब से इमरजेंसी लागू की गई है, और हम इसी हिसाब से क्रिटिसाइज भी करते थे कि ये संजय गांधी की तरह ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहाँ से आ गई। इन ऑल इनोसेंस वी वर कंप्लेनिंग इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज तो ये है कि अब आपको कंप्लेन करने का रहा ही नहीं, आपको कंप्लेन करने का रहा ही नहीं, क्योंकि ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविज़न लाने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने हिसाब से चलते हैं और हर बात को राष्ट्रपति का और राष्ट्रीय सुरक्षा का थप्पा लगाते हैं और आगे चलते हैं। तो ये पब्लिक ओपिनियन के बारे में ये कहा जाता है कि भाई इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेसी। लेकिन ये केवल पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं है, और भी सतर्कता नागरिक को अब बरतनी होगी, और खासकर अपने इर्द गिर्द जो युवजन है, जो काफ़ी अपरेंटली पढ़े हुए लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से ठीक ठीक देश को सक्षम कहते हैं, ये जो तबका है, वो सब अपने संकुचित स्वार्थ में या सो कॉल्ड राष्ट्रभक्ति के आवेग में इस प्रकार के सर्वेलेंस स्टेट के उसके लिए वो अपने को इस्तेमाल न होने दे, इतना तो कम से कम हमें सबको समझाना होगा। तो पेगासस ये एक नई बात हो तो भी फिर भी बेसिकली जो प्रक्रिया चालू है, उस प्रक्रिया का ही एक चिन्ह है, एक सिम्टम है। अब मैं प्रक्रिया कहता हूँ, बट विथ ड्यू अपोलॉजिस्ट टू बाबा रामदेव, अगर मैं आयुर्वेद की परिभाषा इस्तेमाल करूँ तो विक्रिया है। जमहूरियत के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से विक्रिया है। तो we have to be alert and aware about this विक्रिया, and we have to realize कि भाई the battlefield is never quiet, fight we must। ये एक हर लोकतंत्र में अपेक्षित है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में
गतिविधि चल रही है। शायद शायद ये सम्रांगण कभी सुना नहीं होता, ये उक्ति ये हमारे यहाँ हमारे मुल्क में इन दिनों शायद ज़्यादा लागू पड़ ऐसा लगता है। तो पेगासस की जो भी न्यूज़ आई उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें फिर से एक अलर्ट रहने की एक जो खतरे की घंटी है उसको बजाई। हालांकि अभी अगर आगे चलेगा तो काफ़ी बातें बाहर आएगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन अभी यहाँ छोड़ देते हैं। धन्यवाद। मतलब છે ત્રણેક વાર છે આપણે બંધ થઈ ગયું હતું જો બોલતો તે ત્રણેક વાર ફ્લો જતું રહ્યું. ના એટલે કનેક્ટ ડિસ્કનેક્ટ એનો વચ્ચે અવાજ આવતો તો કનેક્ટ ને ડિસ્કનેક્ટ એવું કંઈ એટલે કંઈક કારણ હોવું જોઈએ આમાં શું હશે તો એ પેગા થતા જ હશે જાણે કે પણ આજે તો બોલી રહ્યા છે ને ખબર છે આને. ઇઝરાયલને ખબર છે. हमें मालूम है जन्नत है कि करा हाल बनाए पे अच्छा है तो खबर करो भाई बस रूटीन છે નિશાન આંદોલન વાળું ચાલી રહ્યું સારું છે. મળે સાંસદ પેલું જંતર મંતરમાં પરમિશન આપી એ 200 લોકો પહોંચ્યા એવું કંઈ नमस्कार. प्रकाश भाई ने पूरा विस्तारित रूप से एवे पेगस की जो मामला है आपको सामने रखे हैं. ये तो एक इसका जो डिस्कशन हुआ है तो एक शुरुआत ही है. जितने आगे जाएंगे, वाटरगेट तो एक दिन ख़त्म नहीं हो गया था. वाटरगेट तो अमेरिका में एक तूफान मचाया और निक्सन को भी जाना पड़ा. तो ऐसे सबको जाना पड़ने का वातावरण बन रहा है. लेकिन ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे निक्सन को जाना पड़ा तो हमारे देश में किसको जाना पड़ेगा. कि परमानेंसी ऑफ दी जो कोई सिस्टम्स है, कोई गवर्नमेंट है, वो तो कोई ब्याज भी तो है नहीं है. गवर्नमेंट्स आते हैं जाते हैं. तो काफ़ी विस्तारित में चर्चा की है और आगे भी चर्चा होगी. लेकिन अभी इसके साथ साथ जो चर्चा अभी चल रहा है, एक हवा है, एक वातावरण बहुत ही एक तंदुरुस्त वातावरण बना हुआ है. अभी जस्टिस रमन्ना आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस के बाद एक जज आए जिन्होंने कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कुछ आशा का संचार हो रहा है. लोग कुछ पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं. उन्होंने बोले कि जो कॉलोनियल लॉ जो वगैरह है भारत में क्यों कंटिन्यू कर रहा है इतना बात 75 वाली इंडिपेंडेंस के बाद, उसकी ज़रूरत क्या है. बस उन्होंने पीटी देसाई को मेमोरियल लेक्चर अहमदाबाद में जो हुआ उसी से उन्होंने बताया और यही बात सबको इतना छू गया. फोर्थ स्टेट मतलब मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स और भी जो बाकी लोग जो सिविल लिबर्टीज, डेमोक्रेट राइट्स को लेकर कंसर्न है लिखते हैं उनको, और सब ने एक बात उठाया कि ये क्यों जो कॉलोनियल रूल जो है 1837 में माकुले ने ड्राफ्ट किया था, 37 में किया था, फिर 1857 के बाद और ये जो इस तरह से कोई यहाँ सशस्त्र क्रांति ना हो तो उसके पहला भी जो भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम जो था वह ना हो, इसीलिए उसको और मजबूत किया गया. एक सेंट्रलाइज नेशन स्टेट का वो ब्रिटिश के ज़माने में जो इम्पीरियल स्टेट बन रहा था उसको लेकर उन्होंने और भी कड़क बनाया और आगे चलते 1860 में अभी और कड़क किया और 1870 में जो आईपीसी में नहीं था इसको आईपीसी में डाला. एक्चुअली ये तो सेडिशन जो है, जब भी सरकार होता है तो सेडिशन करके एक चार्ज उनके पास में कानून उनके पास सेडिशन का होता ही है. इंग्लैंड में भी ये सेडिशन तो था ही, ताकि वो सरकार जो था वो बचना चाहता था, किसी का क्रिटिसिज्म से बचने चाहते हैं. वो सेडिशन चार्जेस सारे सरकार रखते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है. तो हमारे देश में सेडिशन ब्रिटिश लोगों ने लाए
और ब्रिटिश लोगों ने लाए हमारे ऊपर आज़ादी लड़ाई ना हो उसके लिए सिटीजन्स आए। तो इसका पहला हम जानते हैं कि जिस तरह से तिलक के ऊपर में बाल गंगाधर तिलक ऊपर में सिटीजन चार्ज लगाए गए, उन्होंने जो शिवाजी को बात करके जो किए हुए थे और वो जो बात किए हुए थे उसी को उन्होंने अपनी पेपर केसरी या मराठा में उन्होंने लिखा, उसको लेकर के आपने इसको इन डिसअफेक्शंस आप फैला रहे हैं, अफेक्शन डिसअफेक्शंस, सरकार के प्रति अफेक्शन, सरकार चाहता है सरकार को आप प्यार करो, अफेक्शन डिसअफेक्शन फैला रहा है। फिर बाद तिलक के ऊपर में दूसरी बार भी सेडिशन चलाई गई, वो है जब बंगभंग आंदोलन जब हुआ, बंगाल पार्टीजन का मूवमेंट हुआ, खुदीराम प्रफुल्ल चाकी का शहादत हुआ और उसने उसी समय पे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम के बारे में लिखा तिलक ने, तो उसी को लेके बोले कि आपने ये भी आपका बातों से ये हिंसा फैल रहा है। और उनका घर सर्च हुआ और उनके घर में कार्ड में एक्सप्लोसिव बनाने का एक 2 किताब का नाम था, बस ये पूरा हो गया, उसे उनको पकड़ के पूरा सीधा मांडले भेज दिए गए, जबकि उनका तबीयत पूरा बिगड़ के चूर चूर ना हो गए। ये सेडिशन तिलक के ऊपर भाई आप सब बहुत लोग जानते हैं सेडिशन चार्ज अगेंस्ट तिलक। और जो सबसे बड़ा जो केस जो जानते हैं गांधी जी के ऊपर जो हुआ, गांधी जी का तो बहुत, गांधी जी तो बोले मैं सेडिशन क्या हूँ, आपको जो करना है करो। बड़ी अजीब बात है, भारत के आज़ादी लड़ाई में जिन लोगों ने लड़े, गांधी जी हो नेहरू हो, सब लोगों ने बोले हमने सेडिशन किया है, हमने, आप सेडिशन चार्ज लगाओ, हम तो आपको कोई अफेक्शन आपका प्रति हमारा नहीं है, हम चाहते हैं कि आप जाओ यहाँ से, हम सेडिशन करेंगे, हम बार बार जेल आएंगे। तो ये अलग प्रकार का वातावरण आज़ादी लड़ाई में बना कि वी आर रेडी टू फेस सेडिशंस, मतलब लॉ, जेल हम जाना चाहते हैं, हम जेल जाएंगे लेकिन आपको निकाल कर रहेंगे। तो गांधी जी ने का जो उनका जो चोरी चोरा का जो पकड़ने के बाद जो उनका जो सेडिशन का जो केस हुआ था, उनका तो बहुत ही फेमस, वन ऑफ दिस फेमस ट्रायल्स में आते हैं उनका स्टेटमेंट, उनका जो सारे बात, जज का हेल्पलेसनेस, ये सब आप जानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया सेडिशन के बारे में कि प्रिंस ऑफ द ऑल ड्रैकोनियन लॉ ऑफ द ब्रिटिशर्स, उन्होंने ऐसे प्रिंस बोला उसको कि जितना सारा ड्रैकोनियन लॉ है उसका प्रिंस है और ये सरकार को मजा आता है, लेकिन हम डरते नहीं है। तो ये था स्पिरिट, ये जो भारत में आज़ादी लड़ाई में सेडिशन के सामने करने का ये स्पिरिट था। ऐसा स्पिरिट आनी बेसांत के सामने भी आया, वही स्पिरिट रहा। तो भारत के लड़ाई में पीपुल वर नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश, गोली बारूद, जेल और ये फांसी, ये लोगों को डराया नहीं, लेकिन ये उनको ब्रिटिश को हटा कर ही रहा। तो ब्रिटिश हट भी गए, चले भी गए, वो बात हम जाते भी नहीं है। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना, फिर बाद में उसको प्रक्रिया चली और क्या फ्रीडम, ये एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स, इसकी सब नक्की हुआ, हमारे देश के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ बाद में सेडिशन के रखने की बात हमारे बड़ी सरदार पटेल ने रखे उसको, लेकिन उसकी अपोज काफ़ी भी हुआ, हमारे कामा मुंशी ने भी इसको अपोज किए। तो सेडिशन चार्ज, उसमें सेडिशन का बात वहाँ निकाल दिया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही मेन रहा। लेकिन आज़ाद भारत के बाद भी जो स्टेट आ जाता है, तो स्टेट का तो प्रकार होता है एक प्रकार का, इसको जो भी उनको सरकार के सामने कोई बात करता है तो उनको पसंद नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं तो उनके सामने केसेस हुए, तो जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं था, सेडिशन का कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं था। तो उस टाइम पे वो थापर करके थे एक ये कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे मुंबई में, वो पेपर निकालते थे, तो नाम भूल गया मैं, टर्स रोड करके निकालते थे। तो उसमें उन्होंने आह्वान करते थे लोगों को, क्रांति वांति करने का आह्वान करते थे। मद्रास हाई कोर्ट ने उनका सामने केस किया, तो वो केस कुछ स्टैंड नहीं किया, बोले कि हाँ ही इज रेडी, ही हैज ऑल लिबर्टी टू प्रोपागेट व्हाट ही बिलीव्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये नहीं, वैलिडिटी भी नहीं है। तो वो सब निकल गए। उस जमाने में जो भी सब 1950 में जो भी केसेस सेडिशन जैसा केसेस आया, सब एज पर को छूट जाते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे छूट जाते थे। लेकिन ये देखने के बाद ये बड़ा गड़बड़ हुआ, जो हमारे जो सरकार जो था, तो वो बोले कि नहीं, पार्लियामेंट में स्पेशली बुला गया और बुला करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, सेडिशन का जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल है करके इसको अमेंडमेंट करके इसको रखा गया। 51 से ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का स्टेटस उसको मिल गया। ये क्या है कि ये जो सेडिशन की बात है ना, इट इज़ अ वेरी एकेडमिक का बात है, थोड़ा हो जाता है। और ये डाटा और कितना अरेस्ट हुए, कितना जेल में गए, कौन निकला कौन नहीं हुआ, ये सारे बहुत ही दिलचस्प भी हो सकता है
और कभी कभी ज़्यादा बोलेंगे तो बोरिंग भी हो सकता है। तो ये ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा चर्चा भी हो सकता है, लेकिन मैं ये लंबा चर्चा में जाना नहीं चाहता। एक तो कॉलोनियल पीरियड की बात है, कॉलोनियल के पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, ये इंडिपेंडेंस पीरियड की बात है, फिर नेहरू पीरियड की बात है, नेहरू पीरियड के बाद में इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी में मनमोहन सिंह के पीरियड की बात है, और एक हमारे मोदी जी का पीरियड की बात है। तो अभी इमीडिएट का जो होता है कि मनमोहन सिंह के पीरियड का सेडिशन लॉ और मोदी जी का समय में सेडिशन लॉ, अभी डॉक्टर जस्टिस रमन्ना का कहने के बाद है, अगर आपका जितने लोगों को पकड़ते हैं, हजारों लोगों को पकड़ते हैं, और अगर आपका प्रोसिक्यूशन की जो रेट है 3.3 है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेडिशन लॉ? यू स्क्रैप इट, बिल्कुल आउट एंड आउट स्क्रैप करो आप इसको। अगर झारखंड में 3000 लोगों को आप सेडिशन में चार्ज करते हो, कुंडन कुल्ला में अगर जो आंदोलन करते हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के सामने में, आप इनको सेडिशन, जो हजारों के तादाद पर उनको सेडिशन में चार्ज करते हो। अभी जो किसान आंदोलन जो हो रहा है, उनको सारे के सारे लोग को 3000 लोगों को आप सेडिशन चार्ज करवाते हो। ये अगर इस तरह का अगर आप सेडिशन चार्ज करते हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन रेट 3.3 है, तो वाई दिस यू आर कीपिंग दिस थिंग्स? ये जो बात जो है, ये बात एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसे काम कर गया, सबका मन को छू भी गया। तो ये बात अभी आया हुआ है। तो कभी ये अभी डिस्कशंस में तो बात है कि रूलिंग पार्टी हो और जो ओपोजिशन पार्टी भी कभी रूलिंग पार्टी था, अभी जो रूलिंग पार्टी है कभी भी वो ओपोजिशन पार्टी था। तो इसी के बीच में हम तो पीस रहे हैं, ओपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। और जनरली हम चाहते हैं कि ओपोजिशन पार्टी एक डेमोक्रेटिक वॉइस अदा करे। और जो ओपोजिशन पार्टी भी अगर ये भी प्रॉमिस भी क्या था कि अगर हम आएंगे तो सेडिशन में, तो हम आएंगे पावर में, सेडिशन को हटा देंगे, लेकिन कभी किसी ने सेडिशन को हटाने की प्लान किया नहीं। जबकि उन्होंने कमेटी रखा, लॉ कमीशन रखा, डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने, सब कमेटियों ने सेडिशन को निकालने के लिए बात की, लेकिन अमल कभी नहीं होता है। वो कोल्ड स्टोरेज करके चीज होता है, जैसे घर में एक फ्रिज होता है, तो सब ऑफिस में एक कोल्ड स्टोरेज होता है, सारे रिपोर्ट रिकमेंडेशंस उसमें रहता है, और वो सब कोई पढ़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए इसके प्रति किसी का भी नहीं होता है। तो क्या हुआ अभी क्या हो रहा है? अभी हजारों का नंबर में ड्यूरिंग दिस बीजेपी रूल मोर देन 7,000 पीपल को सेडिशन चार्ज में डाला गया। कितना? 2014 टू अभी जो 6 साल के अंदर में 7,000, मोर देन 7,000 लोग को डाला गया। तो ये मोर देन 7,000 को डालने के बाद ये कौन है? हु आर दोस पर्सन्स? बड़े नाम है कुछ, विनोद दुआ भी बड़े नाम है, इज बिग नेम, मृणाल पांडे भी बड़े नाम है, राजीव सरदेसाई भी बड़े नाम है, अरुंधति रॉय भी बड़े नाम है, तो ऐसे भी काफ़ी बड़े बड़े नाम है। लेकिन आप एक वो जो है IT में काम करती थी, उनका नाम क्या है? एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। जो है दिशा रवि, 18 साल की लड़की, वो बोली किसान आंदोलन के बारे में, वो टूल किट बनाई, बस उसके ऊपर में सेडिशन चार्ज डाल दिया गया। बाद में अभी लक्षद्वीप में वो भी यंग एक लड़की है, तो ऐशा सुल्ताना करके, वो बोले इतना टूरिज्म बढ़ा रहे हैं आप, सारे के सारे चीज़ को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ ये कोरोना बढ़ रहा है, तो उसको भी डाल दिया, आपने सेडिशन चार्ज डाल दिया। विनोद दुआ जो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, रेस्पेक्टेड हैं, तो क्या बोला उन्होंने? तो माइग्रेशन के बाद जो माइग्रेंट जो हैं उनकी हालत है, आप कुछ फूड पॉलिसी कुछ जाहिर करो, ऐसी उसने बात बताया। तो बोले फूड पॉलिसी अगर ये नहीं होगा तो फूड राइट हो जाएगा, नाम एक शब्द राइट हो जाएगा। तो ये राइट को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मतलब आपका बातों में प्रोत्साहन हो जाएगा कि ये पहले भी था कि आप बोलने के बाद अगर नहीं हुआ तो ये चीज़ इनफेक्टिव है। जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस जो है केदारनाथ का जजमेंट के बाद है, अगर आप कुछ अटर्नेंस करते हैं उसकी असर नहीं पड़ता है तो आप उसमें सेडिशन लगा नहीं सकते हो। तो विनोद दुआ को उन्होंने कर दिया, वो हियरिंग भी खत्म हो गया था अक्टूबर में। 10 महीना हियरिंग करने के बाद लास्ट जून को उनको रिहा किया गया। एंड वी आर जो ट्रेमेंडस, इतना वरिष्ठ पत्रकार, ट्रेमेंडस मेंटल प्रेशर। मैं उनके पर्सनल कभी जाता नहीं हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके जो स्पिरिट को सलाम करता हूँ। तो लेकिन ये विनोद दुआ के साथ हुआ, ऐसे ही मृणाल पांडे जी के साथ भी हुआ। राजदीप सदर वेरी एक्टिव, राजदीप इज वेरी एक्टिव भी है, अभी भी एक्टिव ही है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार और भी हैं, काफ़ी स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और भी जो CA मूवमेंट जो कर रहे हैं, NRC के जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो जो बैठे हुए थे, तो उनका ऊपर भी कितना, वहाँ भी कितना बहुत लंबा, बहुत लोगों का नाम इसमें है जिनको पूरा अरेस्ट कर दिया गया। जो असम में जो मूवमेंट कर रहे हैं उनको भी अरेस्ट कर दिया गया।
कार्टूनिस्ट जो है, सिंपल कार्टूनिस्ट, एक व्यंग की बात होती है, इसमें क्या कौन सी सेडिशन हो जाता है, उसको भी अरेस्ट बॉम्बे में किया गया। तो प्रोफेसर्स भी जो है, राइटर्स भी जो है, पीजेंट्स को मैं बोला खेडूत आंदोलन जो करते वो राइटर्स भी जो है, तो किसी को ये जो स्पैन है, ये तिलक नहीं है, ये महात्मा गांधी नहीं है, या अनी बेसांत नहीं है, या ऐसा कोई माने डायरेक्ट एक्टिविस्ट नहीं है। ये लोग कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई यंगस्टर हैं, कोई पीजेंट्स जो है, साधारण लोग हैं, कुछ आदिवासी लोग जो हैं। आप उनके ऊपर में सेडिशन चार्ज लगाते हो। प्लीज टेल मी, सेडिशन जाने के बाद मुझे लगता है हम लोग जो जेल में जाते थे, हम लोग इमरजेंसी में गए थे, हमारे घर वाले हमको मिलने नहीं आते थे, वो डरते थे। वो एक बात था। दूसरी बात है कि वकील मिलना मुश्किल हो जाता है। अभी वकील को मिलना, वकील लगाना और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना, लीव असाइड लोअर कोर्ट तो आप किसी तरह मैनेज कर लोगे, सुप्रीम कोर्ट तो जाके फाइट करना ये बहुत मुश्किल की बात है। ये गरीब घर के लड़के लड़कियां जो पीजेंट से मजदूर जो लोग हैं, वो कहाँ से ये लीगल बैटल करके पिटीशन कर पाएंगे। ये एक बात है कि सरकार के पास में ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन बात का सरकार का है आक्रोश। आप किसी को ना, प्रधानमंत्री को जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे जो किया था उससे ज्यादा बढ़कर, और कि आप मोदी को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, उनके बारे में कार्टून नहीं लिख सकते हो। तो ये जो बात है, एक आक्रोश को डरा के रखना, डर के मारे कोई बोल ना पाए। सब चुप, स्टूडेंट्स तुम्हें ट्वीट मत करो, फेसबुक पे तुम कमेंट मत करो, तुम कविता मत लिखो, तुम कहानी मत लिखो, तुम कार्टून मत करो। ये एक डरावनी वातावरण जो है, उसके साथ साथ उनकी सरकार का संगठन, अपना तो सामाजिक संगठन है जो उनको फॉलो अप करते हैं। कैंपस में, हॉस्टल्स में मारामारी पीटापीटी तो होता ही रहता है, थ्रेट इज देयर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सेडिशन की जो बात है कि एक आदमी का डर पैदा कर देते हैं, ताकि लगता है कि मैंने कुछ बोल दिया क्या। वो चेकअप का स्टोरी, जैसे क्लर्क का मृत्यु जो होता है, वो छींक दिया तो लगे मेरा ऑफिसर ने देख लिया, तो उसी से वो मन ही मन वो सोचते सोचते माफी मांगने जा रहा था, सॉरी सर मुझे इंटेंशन नहीं था, मैंने जो छींक लिया वो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो वो बार बार वो गुस्सा में आ गया, तो ऑफिसर हट बोल दिया। तो वो सोच के वो लगे बहुत गुस्से में आ गए, आया घर में आया, सो गए और मर गए। तो ये जो डरावनी वाली सिचुएशन जो होता है जार के टाइम पे जो था, कि जो साधारण क्लर्क जैसा आदमी डर के मर जाता है, उसको डिपिक्टिंग किया था चेकअप ने। आज ऐसे ही सबवाहिनी वाली बात है, और सबवाहिनी वाली गंगा तू बहता है क्यों, ये जैसा गाना भी है, तो उसके बाद में सबवाहिनी वाली बात भी है। अगर मुझे तो लग रहा है कि पारुल बहन को सेडिशन चार्ज क्यों नहीं लगा, ये बड़ी लकी, आई थिंक मैंने शब्द लकी शब्द बड़ा विचित्र है, लेकिन डेफिनेटली दिस पब्लिक ओपिनियन हैज बीन बिल्ट अप इन सच ए पावरफुल वे। तो पावरफुल मैन इज एक्चुअली इनसर्कल बाय एक जो लोगों का चक्रव्यूह जो है, एक डेमोक्रेटिक माइंड का चक्रव्यूह जो है, जो एटमोस्फेयर जो इससे बच कर रहे हैं। द रोबस्ट पब्लिक ओपिनियन हैज बीन क्रिएटेड। तो क्योंकि सियाज कलेक्टिव वॉइस जो है गुजरात का, उन्होंने एक्सप्रेस किया था। लेकिन वो लीडर, इसलिए हम सलाम करते हैं जो लीडर होकर माने जो काम करते हैं। इसीलिए कोई ये जो हेड हाई वाली जो बात है कि जो रविन्द्रनाथ ने बोले जो उसी परिस्थिति में कि भय नहीं, कोई भय वक्त फियर माने फियर अभाव, फ्री फ्रॉम फियर और उच्च मस्तक, फ्री फ्रॉम फियर और उच्च मस्तक, ये वाली जो बात जो है जो कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब ये जस्टिस रमन्ना बोलने के बाद ये ऐसी प्रकार की परिस्थिति खड़ी हुई है, और इस बात को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेडिशन जो है एक लीगलिटी के मामले पर होता है, व्हिच इज कंप्लीटली ये लेजिटिमेसी को खत्म कर रहा है। ये लेजिटिमेसी, ऑल काइंड ऑफ सोशल लेजिटिमेसी को खत्म कर रहा है, फॉर एवरी काइंड ऑफ लेजिटिमेसी को खत्म कर रहा है। तो ये लीगलिटी और लेजिटिमेसी लड़ाई में वो लीगलिटी का जो ड्रैकोनियन एक्ट जो है, फैसिस्टिक टाइप, फैसिस्टिक और भी कुछ ज्यादा ड्रैकोनियन जो है, वो डर पैदा करता है। इसीलिए वो लेजिटिमेसी की लेजिटिमेटी जो माइंड जो खड़ा हुआ है, इसको अभी हमको ले जाने का बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जस्टिस रमन्ना पहली बार बताए, मुझे लगता है कि दीपक गुप्ता जी ने, जो जस्टिस दीपक गुप्ता जो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने भी जब ये दीपा की जो ये क्या नाम उनका, दिशा रवि की जो केस को उन्होंने लिया, हमने सलाम किया था उस टाइम पे। ऐसे ही जस्टिस लोकुर भी हैं जो भी उन्होंने भी काफ़ी दिया, कुछ जस्टिस हाईकोर्ट के भी उन्होंने काफ़ी अच्छे जजमेंट दिए हुए। लेकिन जस्टिस रमन्ना आने के बाद एक एटमोसफेयर डेफिनेटली खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जस्टिस रमन्ना अपने काम किया है और एक एटमोसफेयर खड़ा हुआ है जुडिशरी में, और ये जुडिशरी का एटमोसफेयर माने अगर रहेगा
तो अपने आप नहीं रह जाएगा। इसके लिए एक पीपुल्स मूवमेंट, एक पीपुल्स का एटमॉस्फेयर हमको खड़ा करना पड़ेगा। और ये जो कॉलोनियल टाइप ऑफ का जो रूल्स जो है, ड्रैकोनियन लॉ है, योप्पा टाइप जो है, पोटा टाइप जो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसा टाइप जो है, और भी हर कितना प्रकार का है, तो आप देखेंगे ड्रैकोनियन लॉ का लिस्ट में मैं आपको करूंगा, मुझे 27 के 28 लिस्ट हैं। अगर ये नहीं तो अगर जेल से बाहर निकले, आप जेल से बाहर निकले और दूसरे के एक्ट में जेल के गेट से आपको अंदर डाल दिया गया और उसी जेल से और दूसरे देश को डाला जा रहा है। ये जो प्रैक्टिस है, जो एक बार आप जेल में चले गए, इसका पुलिस के चक्कर में आ गए, पुलिस को डेमोक्रेटाइज करने की कोई कोशिश हमारा हुई नहीं है। ये हमारा देश है, कभी भी पुलिस को जो जेल में जाते हैं, जेल रिफॉर्म की बात करते हैं जो, लेकिन जेल में आने के वापिस आने के बाद और रिफॉर्म की बात नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिशियन है, उसको टीवी, पंखा, फ्रिज, ये सारे के सारे चीज मिलता है। अगर ये जो रेसलर जो था गोल्ड मेडलिस्ट, उसको बोलता है मुझे ये सब चीज चाहिए, मर्डरर ही वांट एवरीथिंग इन तिहाड़ जेल। और हम लोग साधारण जो कारपेंटर जो होते हैं, साधारण जो गरीब आदमी होते हैं, हम लोग साधारण गरीब हमने इमरजेंसी में रहे विद ऑल दिस, जो पिक पॉकेट करने वाले, चोर करने वाले, हम देखें उनके खाना पीना हमारे साथ भी जैसे होता था, तो हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला नहीं था उस जमाने में। तो ये जो जेल में, वही जो जेल रिफॉर्म की बात भगत सिंह वगैरह जो किए थे, बटुके सब तक किए थे, ये बाघा जतीन दास जो मर गए थे, तो ये आप जानते हैं। तो जेल रिफॉर्म का मूवमेंट होता नहीं है। जो एक बार जेल में चला गया तो चला गया, उसको मिलने की मुश्किल होता है। आप देख भीमा कोरेगांव की बात देखिए ना, जन स्टैन स्वामी की कैसी बात हुई, हाउ ही डाइड, इट इज सच ए व्हाट काइंड ऑफ डेथ इट इज। ये एक डेमोक्रेसी, हाउ इट डेमोक्रेटिक कंट्री कैन टॉलरेट दिस थिंग्स, ये हो रहा है और भी किसका भी होगा, कहना भी मुश्किल है। ट्रीटमेंट के बगैर चश्मा टूट जाता है, पढ़ नहीं सकता है, अब चश्मा भी देते नहीं हो, चप्पल भी नहीं है, ठंडी लगती है आपको स्वेटर भी देते नहीं हो, तो आपको जैसे कि तैसे उठा के ले आए इमरजेंसी में। एटलीस्ट तो भले हमको ले रहे हैं, आपको जो लेना है ले जाओ, अभी ऐसा नहीं है, जैसे ऐसे करके ले जाते हैं, डाल देने का होता है। ये बात है सब। तो इसीलिए क्या है कि हमको जो ये जो सब लोग बोल रहे हैं, ऑल जो डेमोक्रेटिक माइंडेड पीपल होते हैं कि सोसाइटी में डिसेंट होना चाहिए, जो लोग का कोई सरकार का बात को विरोध करना रहेगा और शराब को जितना लोग विरोध करेंगे डिसेंट रहेगा, डेमोक्रेसी इतना वाइब्रेंट रहेगा, डेमोक्रेसी बच के रहेगा। और खाली गवर्नमेंट अगर वुंडेड वैनिटी, जो गवर्नमेंट का वैनिटी अगर वुंडेड होता है, इसीलिए पकड़ लेना, मैं देख लूंगा, रगड़ लूंगा, ये करके अगर जो टेंडेंसी होता है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि राइट टू डिसेंट इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब लोग कहते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे जो कहना कि जो है कि ये जो एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है, ये एटमॉस्फेयर में आज हमको इस आगे को ले जाना। इसके साथ साथ प्रकाश भाई ने जो बताएं, जो पिगस टाइप जो चीज़ आया है, और पिगस टाइप चीज आने के बाद नोबडी इज फ्री। अभी तो बोलते हैं कि कर्नाटक भी गवर्नमेंट को उथल पुथल कर दिया, क्या प्रकाश भाई ने बताया, ये इलेक्शन के लिए यूज हो रहा था। तो ऐसा, तो ये अगर सिटीजन का भी डर बैठाएंगे, पिगस का भी डर भी रहेगा, फिर बाद में और भी यूपा का भी रहेगा, एनएसए करेगा। मैं यूपी का आज डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके साथ ये जुड़ा ही हुआ है। तो काफ़ी हजारों लोग अभी यूपा में पकड़े हुए हैं, और अभी उनको अभी हमारे अहमदाबाद साबरमती जेल में राइट केस में जो 2000 का राइट केस में कितने पड़े हुए हैं, और ये अभी भी उनका सामने केस चल ही रहा है, चार्जशीट मिला भी नहीं है। ये आप जानते हो हर केसों के स्टाइल है, लेकिन ये हर रोज तो पेपर वाला तो आएगा नहीं ना, इसे लोग जानते भी नहीं है। इसीलिए मित्रों, तो ये आज का जो परिस्थिति में एक सिविल लिबर्टी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स का वातावरण बननी चाहिए, जगह जगह चर्चा, सेमिनार, डिस्कशंस, और इसको प्रोत्साहन होनी चाहिए। और जो लिखते हैं लिखना चाहिए, पीपल शुड बी फियरलेस एंड हेड हाई होना चाहिए। रविन्द्रनाथ ने जो बोले थे, जिस तरह से डट के गांधी जी ये लोगों ने फेस किया था, ये तिलक ये लोगों ने फेस किया था, सेडिशन को फेस करके भी ट्रुथ के लिए खड़े रहे, आज भी इस तरह का एक ट्रुथ में डट के खड़ा रहना, ये सिटीजन्स की जो हवा, सिटीजनशिप जो कहते हैं, ये आना चाहिए। तो ही हम इसको सामना कर पाएंगे। और एक चीज मान लेना पड़ेगा, नो गवर्नमेंट इज परमानेंट इन दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। आज कोई रह सकता, 2 टर्म 3 टर्म रह सकता है, कोई गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है, कोई रहा भी नहीं, कोई रहा भी रहेगा भी नहीं। तो लेकिन डेमोक्रेसी को जिंदा रखना काम हमारा काम है, सरकार डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रखेगा। इट इज पीपुल्स डिसेंट, पीपुल्स अवेयरनेस, पीपुल कॉन्शियसनेस, पीपुल पॉलिटिकल जो पावर जो खड़ा होगा, इससे ही बचेगा। तो ही हम इसको, ये जस्टिस रमन्ना जो हाथी जो उन्होंने जो स्पिरिट को खड़ा किया है, वो स्पिरिट को आगे हम ले जाएंगे। जस्टिस रमन्ना इतना ही किए हैं, बाकी का काम हमारे पास है। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ।